आज का जो टर्म है वो है एग्जिट टैक्स। कभी सुना है इस टर्म के बारे में? एग्जिट टैक्स। एग्जिट टैक्स क्या होता है? सुना है? अभी भी सुना है? अच्छा ठीक है, नहीं इसके पहले कभी सुना है एग्जिट टैक्स? अच्छा चलो, मैं इसका कंटेक्स्ट पहले बताता हूं कि एग्जिट टैक्स का कंटेक्स्ट क्या है। कोई भी इकोनॉमी जो कि ओपन इकोनॉमी होती है, ओपन इकोनॉमी का मतलब जो कि बाहर के साथ आयात और निर्यात दोनों करती है, ठीक है, तो उसको हम खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी कहते हैं। और जो आयात और निर्यात नहीं करते हैं उन्हें हम क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। अब अगर वो ओपन इकोनॉमी है, ठीक है, अगर वो ओपन इकोनॉमी है तो वो इंपोर्ट भी करेंगे, ठीक है, और एक्सपोर्ट भी करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, ठीक है, मुद्रा का प्रवाह कितना हो रहा है, आयात और निर्यात के थ्रू, ठीक है। अब कई बार अगर वो खुली अर्थव्यवस्था है तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई बार विदेशों से ऋण भी लेंगे, विदेशों को ऋण देंगे भी, वहां के लोग बाहर जाके काम करेंगे और अब वहां से पैसा भेजेंगे, यहां पर भी आकर विदेशों से लोग रहेंगे, अपना पैसा कमा के अपने देश में भेजेंगे। तो एक वित्त वर्ष में कुल कितना पैसा आया, ठीक है, विदेशी मुद्रा के रूप में कुल कितना पैसा गया, इसके लिए हम लेके चलते हैं किसको? भुगतान संतुलन खाते को, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, ठीक है। तो अब होता क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर एक होता है पूंजी खाता, यानी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता। तो पूंजी खाते में क्या होता है? पूंजी खाता यह दिखाता है कि आपके देश में भुगतान संतुलन खाते में एक वित्त वर्ष में मुख्यतः कितना पैसा आया और गया, मुख्यतः निवेश और ब्याज के ऊपर जो आपने पैसा लिया था या दिया था उसको। हालांकि और भी चीजें दिखाएगा, लेकिन मुख्यतः वो ये दिखाता है कि आपके देश में जो निवेश आया या आपके देश से बाहर निवेश गया। निवेश आया मतलब जैसे हुंडई है, तो हुंडई ने यह तय किया कि भारत में वो क्या करेगी, हुंडई ने यह तय किया कि भारत में वो निवेश करेगी, तो निवेश आया। टाटा मोटर्स ने तय किया कि वो बाहर जाके एक प्लांट लगाएगा, तो हमारे यहां से निवेश बाहर गया, ठीक है। तो निवेश के माध्यम से कितना पैसा आ रहा है, निवेश के माध्यम से कितना पैसा जा रहा है, और उधार के माध्यम से आप कितना पैसा ले रहे हैं या दे रहे हैं, मुख्यतः इसको दिखाता है, ठीक है। अब फोकस करते हैं निवेश पे। जब निवेश आता है तो मुख्यतः निवेश दो तरह का होता है, एक प्रत्यक्ष निवेश और एक अप्रत्यक्ष निवेश, यानी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि जो निवेश करता है वो आपके यहां आएगा और उत्पादन करेगा, ठीक है, तो हम उसको क्या कह देते हैं? प्रत्यक्ष निवेश, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ज्यादा जो पॉपुलर टर्म है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर होता है अप्रत्यक्ष निवेश, ठीक है, उसके लिए टर्म यूज होता है FII, विदेशी संस्थागत निवेशक, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है। उसको भी हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी हमें क्या समझना है, ये टर्म एग्जिट टैक्स। तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, विदेशी संस्थागत निवेशक होते हैं। अब यहां पे संस्थागत शब्द का क्यों प्रयोग किया जा रहा है, जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट करेंगे तो वहां पे डिटेल में समझेंगे। अब ये जो संस्थागत निवेशक हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये भारत के प्रतिभूति बाजार में, ठीक है, प्रतिभूति बाजार कौन सा, जिसको कि आप पॉपुलर टर्म में क्या बोलते हैं, शेयर बाजार। तो ये प्रतिभूति बाजार में क्या करते हैं, निवेश करते हैं। अब प्रतिभूति बाजार में निवेश, मैंने बताया था आपको, प्रतिभूतियां दो तरह की होती हैं, एक जो ऋण के लिए इस्तेमाल करी जाती हैं और जो कि हिस्सेदारी के लिए इस्तेमाल करी जाती है, जिसको हम बहुत पॉपुलर टर्म में क्या बोलते हैं, शेयर। तो अब ये भारत के पूंजी बाजार में क्या करते हैं, निवेश करते हैं। और कोई भी व्यक्ति निवेश क्यों करता है? ताकि वो क्या कर सके, वो लाभ कमा सके, चाहे वो प्रत्यक्ष निवेश हो चाहे अप्रत्यक्ष निवेश हो। उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। यदि आपको लगा कि लाभ यहां पे कम मिल रहा है या नहीं मिलेगा या कम मिलेगा, इससे ज्यादा कहीं और लाभ मिल रहा होगा, तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत अपने निवेश को वहां से निकालना शुरू करेंगे। लेकिन जब भी कोई निवेशक अपना पैसा किसी अर्थव्यवस्था से निकालेगा,
ठीक है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था से अचानक से निवेशक पैसा निकालना शुरू कर दे भारी मात्रा में, तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि अचानक से विदेशी मुद्रा, खासकर डॉलर की मांग क्या हो जाएगी, तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो अपना पैसा निकालेंगे और डॉलर में परिवर्तित करेंगे रुपए से। तो बहुत तेजी से क्या होगा कि रुपए की जो मांग है उसमें कमी आएगी, डॉलर की मांग में क्या आएगी, तेजी आएगी, जिससे हमारी जो विनिमय दर है डॉलर के मुकाबले क्या होने लगेगी, गिरने लगेगी। दूसरी तरफ हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो आप हमारे यहाँ आ रहे हैं निवेश करने के लिए, फायदा उठाने के लिए, और उससे हमें भी फायदा हो रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप आए। लेकिन यदि आप भारी मात्रा में एकदम से निकलने लगेंगे तो इससे हमें भारी नुकसान भी हो सकता है। तो अब इस भारी नुकसान से बचा कैसे जाए? कुछ अर्थव्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जो पूरी तरह से निवेशकों को आने और जाने के लिए क्या कर देती हैं, अलाउ कर देती हैं। तो हम उससे बोलते हैं फुल्ली कन्वर्टेबल, यानी आप बड़ी आसानी से भारतीय रुपए को डॉलर में, डॉलर को रुपए में बदल सकते हैं, आयात निर्यात के लिए भी, निवेश के लिए भी, उधार के लिए भी। तो हम कहेंगे कि भारतीय मुद्रा पूरी तरह से क्या है, परिवर्तनीय है, कन्वर्टेबल है। लेकिन अगर आपको भारतीय रुपए को किसी विदेशी मुद्रा में बदलने में, विदेशी मुद्रा को भारतीय रुपए में बदलने के लिए कुछ नियम और शर्तों का पालन करना पड़े, उसके बिना आप नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, भारतीय रुपया पूर्ण रूप से परिवर्तनीय नहीं है, इंडियन रुपी इज नॉट फुल्ली कन्वर्टेबल। तो अब भारत की स्थिति देखिए क्या है। भारत में जब आयात और निर्यात किया जाएगा वस्तुओं का और सेवाओं का, तो आप बड़ी आसानी से रुपए को डॉलर में, डॉलर को रुपए में परिवर्तित कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, कुछ चीजों को छोड़कर। और वो तो हर एक देश लगाएगा। जैसे आप बोल रहे कि नहीं भाई हमें मिसाइल मंगानी है, आप एक प्राइवेट पर्सन है, आप नहीं मंगा सकते ना, तो कुछ चीजों का आयात और निर्यात भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंधित है। उन क्षेत्रों को छोड़कर आप सभी क्षेत्रों में आयात और निर्यात के लिए रुपए और डॉलर को आसानी से एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हो। लेकिन जब पूंजी की बात होती है, ठीक है, तो भारत सरकार और आरबीआई दोनों ने ही कई सारी नियम और शर्तें लगा रखी हैं। उन्हीं नियम और शर्तों के आधार पर ही आप निवेश ला सकते हैं, निवेश ले जा सकते हैं, ठीक है। इसी के चलते हम ये कहते हैं कि भारतीय रुपया पूर्ण रूप से परिवर्तनीय नहीं है। तो अगर भारतीय रुपया पूर्ण रूप से परिवर्तनीय नहीं है, तो जो निवेशक पैसा लेकर आ रहा है उसके लिए उतना आसान नहीं है पैसे को बाहर ले जाना। लेकिन जैसे एक देश है मलेशिया, ठीक है, और इंडोनेशिया, ठीक है, मलेशिया और इंडोनेशिया में इस तरह की कंडीशंस नहीं है, यानी वहां पर आप किसी भी रूप में, चाहे आयात कर रहे हो, चाहे निर्यात कर रहे हो, चाहे आप उधार ले रहे हो, चाहे आपके देश में निवेश करता आ रहा हो या आपके देश से निवेश करता जा रहा हो, वहां की मुद्रा को आप बड़ी आसानी से विदेशी मुद्रा में परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए वहां की मुद्रा क्या है, पूर्ण रूप से परिवर्तनीय है, फुल्ली कन्वर्टेबल है। तो अब अगर आपकी करेंसी फुल्ली कन्वर्टेबल है और निवेशक आपके देश की अर्थव्यवस्था में विकास देखते हुए बहुत तेजी से आया तो बहुत फायदा भी हुआ, लेकिन अगर बहुत तेजी से निकलेगा तो आपको भारी नुकसान हो सकता है कि नहीं। यह पहली बार उन्होंने एहसास किया 1997 में, 1997 में, और उसको कहा गया एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसमें बहुत तेजी से वहां के देश में देखा गया कि जैसे ही संकट के बादल छाए उन अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर, और हां खासकर जो आसियान कंट्री की जो देश है ना, आसियान देश, उनकी अर्थव्यवस्थाओं को कहा जाता है टाइगर इकोनॉमीज। टाइगर इकोनॉमीज क्यों कहते हैं? 1990 में जो सोवियत यूनियन का विघटन हुआ उसके बाद से इन अर्थव्यवस्थाओं ने बहुत तेजी से आर्थिक विकास को प्रदर्शित किया, बहुत ही तेजी से, मतलब 8, 9, 10% की विकास वृद्धि दर को लेकर इन्होंने बहुत तेजी से बहुत कम समय में विकास किया। तो जब बहुत कम समय में बहुत तेजी से विकास किया, इसी के चलते इन्हें क्या कहा गया, टाइगर इकोनॉमीज। तो ये जो टाइगर इकोनॉमीज थी 1997 में बड़ा भुगतान संतुलन संकट देखती हैं। और उस संकट के पीछे कारण क्या था? विदेशी निवेशकर्ताओं ने बड़ी ही तेजी से क्या किया, बड़ी ही तेजी से जैसे ही संकट के बादल दिखे उन्होंने तुरंत अपना पैसा खींचना शुरू कर दिया, जिसके चलते विदेशी मुद्रा संकट इनके सामने आ गया।
इस संकट से उन्होंने सीख ली और उन्होंने ये तय किया कि अब आगे से यदि कोई भी विदेशी निवेश करता एक निश्चित मात्रा से, अब वो निश्चित मात्रा देश तय करेगा, यदि आप देश से एक निश्चित मात्रा से ज्यादा निवेश वापस खींचेंगे तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, और उसी टैक्स को कहा जाता है क्या? एग्जिट टैक्स। बिकॉज यू आर एग्जिटिंग, आप क्या कर रहे हैं? आप बाहर निकल रहे हैं, तो बाहर निकलने का भी कर आपको देना पड़ेगा। तो पिछले वर्ष क्या हुआ था, 2022 की अगर मैं बात करूं तो अगस्त से लेकर नवंबर के बीच में, तो अगस्त से लेकर नवंबर के बीच में एक आंकड़ा आया और उस आंकड़े में यह देखा गया कि भारत से विदेशी निवेशकर्ताओं ने लगभग 50 बिलियन डॉलर बाहर खींच लिए। और ये जो बाहर पैसे निकले इसको कहा गया क्या? इसको कहा गया कैपिटल फ्लाइट। इसको कहा गया कैपिटल फ्लाइट, कि एकदम से निवेशकर्ताओं ने अपना पैसा बाहर खींचा। क्यों खींचा, इसके लिए एक अलग हम सेशन करेंगे जो यूट्यूब पे भी मैं डालूंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप ये मानिए कि 50 बिलियन डॉलर का निवेश 3 से 4 महीने के अंदर गायब। विदेशी मुद्रा भंडार जो थे, जो 600 बिलियन डॉलर पहुंच गए थे, वो घट के 540 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया। तो भारत में जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं उन्होंने ये सुझाव दिया क्या, कि जैसे आसियान देश क्या करते हैं, एग्जिट टैक्स लगाते हैं, वैसे भारत को भी एग्जिट टैक्स लगाना चाहिए। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में एग्जिट टैक्स की अभी फिलहाल आवश्यकता नहीं है। कारण यह है कि पहले से ही हमारा रुपया जो है वो पूर्ण रूप से परिवर्तनीय नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसे हम फेमा कहते हैं, फेमा के अंतर्गत आरबीआई को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हैं, जिसके तहत वो रुपए के बाहरी प्रवाह, विदेशी मुद्रा के अंतर प्रवाह, खासकर पूंजी खाते में नियंत्रित कर सकता है। इसी के चलते आरबीआई के पास पहले से ही बहुत सारी शक्तियां हैं, जिससे कि वो रुपए के अंतर प्रवाह और बाहरी प्रवाह, विदेशी मुद्रा के अंतर प्रवाह और बाहरी प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है। इसलिए फिलहाल भारत में अभी एग्जिट टैक्स की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस दिन भारतीय मुद्रा को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बनाया जाएगा या हम उसकी तरफ अग्रसर होंगे, क्योंकि हमेशा से यह कहा गया है कि जब भी हम इस तरह का स्टेप उठाएं, कौन सा स्टेप, कि आप ये सोच रहे हैं कि अब भारतीय मुद्रा को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बना दिया जाए, तो ये स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, अचानक से नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लैटिन अमेरिका देशों ने किया, कई बार उन्हें आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा। आसियान देशों ने किया, उन्हें भी कई बार बड़े आर्थिक संकटों से क्या करना पड़ा, गुजरना पड़ा। तो इतिहास में हमेशा से यह देखा गया है कि जिन जिन देशों ने, जिन देश की अर्थव्यवस्थाएं अग्रसर हो रही थी विकास के पथ पर, और उन्होंने तुरंत या बहुत कम समय अंतराल पे अपने पूंजी खाते को क्या किया, अपने पूंजी खाते को उन्होंने क्या कर दिया, पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया, भुगतान संतुलन के पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बनाया, और उन्हें बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। लेकिन पॉजिटिव साइड भी है, वहां पे आर्थिक विकास वृद्धि दर भी क्या हुई, तेजी से बढ़ी। लेकिन जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हम पहले से ही जानते हैं कि भारत में जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर है, हमारी ऊर्जा की जो आवश्यकताएं हैं वो 80% आयात पर निर्भर है। तो आप पहले से ही दो ऐसी समस्याओं से ग्रसित हैं जिससे कि आप छुटकारा नहीं पा सकते फिलहाल, ठीक है। क्योंकि आपका जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर है, और मानसून अल नीनो जैसी चीजों पर निर्भर है जिसपे आपका कोई नियंत्रण नहीं है। तो इसके चलते आप पहले से ही, आपके ऊपर संकट कभी भी आ सकता है और उसे रोक पाना आपके लिए लगभग असंभव है। तो जब आप पहले से ही इतनी विषम परिस्थितियों का सामना कभी भी कर सकते हैं, तो स्वयं को, अपने आप को इतनी कठिन स्थिति में डालना अभी फिलहाल सही नहीं रहेगा। इसलिए समयबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से पूंजी खाते को क्या किया जाए, पूर्ण परिवर्तनीय बनाया जाए, ताकि हम उसका लाभ उठा सकें। लेकिन जिस भी दिन हम पूर्ण परिवर्तनीयता की तरफ बढ़ेंगे, यानी हम अपने पूंजी खाते को क्या बनाएंगे, फुल्ली कन्वर्टेबल बनाएंगे, तो हमें भी इस तरह के प्रावधान करने पड़ेंगे। तो अगर
एकदम कम शब्दों में आपसे मैं कहूं कि एग्जिट टैक्स को कैसे बताओगे, एक लाइन में कैसे बताओगे, तो आप ऐसे बताओगे कि विदेशी निवेशकर्ता यदि अपने निवेश किए हुए पैसे को वापस से लेना चाहेगा और एक निश्चित मात्रा से ज्यादा धन बाहर निकालेगा तो उसे टैक्स देना पड़ेगा, और उसी टैक्स को हम क्या बोलते हैं, एग्जिट टैक्स। क्लियर? ठीक है, चलो।